नमस्कार दोस्तों, आईएस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे इथियोपिया के निर्याती संकट पर। इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है, तो हम इस देश में उसके निर्याती संकट मतलब वहाँ की जनजाति संकट, वहाँ के एक प्रकार के नस्लीय संकट, जो जनजाति के समाप्त होने के मतलब संकट की बात करेंगे। अब बात करेंगे चर्चा में क्यों है इथियोपिया का निर्याती संकट, जनजाति संकट चर्चा में क्यों है। इथियोपिया की सरकार ने बीते दिनों अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र टाइग्रे रीजन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की थी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह क्षेत्र अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। बात करते हैं इथियोपिया का निर्याती संकट चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में इथियोपिया की सरकार ने बीते कुछ दिनों पहले इथियोपिया में ही मतलब यहाँ की सरकार ने अपने ही क्षेत्र में एक स्थान था उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र टाइग्रे रीजन, तो यहाँ के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की है। मतलब यहाँ की केंद्रीय सरकार ने यहाँ की टाइग्रे सरकार क्षेत्रीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह क्षेत्र अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। यह बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में शुरू हुए विद्रोह को समाप्त करने के लिए की जा रही कार्यवाही के चलते अब तक हजारों लोगों को इस क्षेत्र से विस्थापित किया जा चुका है। इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में जो विद्रोह शुरू हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए मतलब जो क्षेत्रीय विद्रोह है, इसको केंद्रीय स्तर की सरकार या केंद्रीय सेना समाप्त करने के लिए काम कर रही है। और जो काम हो रहा है, इससे अब तक हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक इस क्षेत्र से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं, मतलब वो दूसरे क्षेत्र में जा चुके हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वह इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इनके मुताबिक यह सैन्य अभियान मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में शासन करने वाले संगठन टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के अनुसार, जो अबी अहमद जी प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, तो उनके अनुसार जो यह संगठन यहाँ का एक संगठन है, टाइग्रेन क्षेत्र का एक संगठन है, टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF पर केंद्रित है। जो यह अभियान है, यह सैन्य अभियान यहाँ के स्थानीय संगठन टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट इस पर केंद्रित है। यदि इथियोपिया में चल रहे इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया जाता है, तो यह गृह युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे इथियोपिया और इसके आसपास के क्षेत्रों को अस्थिरता और सैन्य संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि इथियोपिया में यह संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त नहीं हुआ, टाइग्रेन लोग और यहाँ के इथियोपियाई सरकार जब तक समझौता नहीं करती है, तो यह गृह युद्ध का रूप ले सकती है, जिससे इथियोपिया और इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके आसपास के देशों में अस्थिरता और सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है या काफ़ी दिनों तक बनी रह सकती है। अब बात करते हैं टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में। टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF की स्थापना वर्ष 1975 में इथियोपिया की सैन्य तानाशाही सरकार के विरुद्ध टाइग्रे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हितों की रक्षा करने के लिए एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी। टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट जो फ्रंट है, इसकी स्थापना 1975 में इथियोपिया की सैन्य तानाशाही सरकार के द्वारा की गई थी, इसके विरुद्ध की गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, टाइग्रेन लोगों ने TPLF की स्थापना 1975 में इथियोपिया में सैन्य तानाशाही सरकार थी, तो इसके विरुद्ध वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन बनाया 1975 में, जिसे टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF कहा जाता है। इस संगठन ने इथियोपिया की तत्कालीन सैन्य सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया और अंततः वर्ष 1991 में यह सैन्य तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद से इस संगठन को इथियोपिया में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा है। 1975 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ की जो सैन्य तानाशाही सरकार थी, उसके खिलाफ संघर्ष करके उसको हटाना था। तो 1991 में इस संगठन ने वहाँ की सैन्य तानाशाही सरकार को सत्ता से हटा दिया। तब से 1991 से इस पार्टी को, इस संगठन को, इस फ्रंट को, चाहे जो कहें, इथियोपिया में एक नायक के रूप में देखा जाता है, मतलब वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वर्ष 1991 में ही TPLF के नेता मिल्स जेनावी ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और वर्ष 1995 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए। जब वहाँ पर
सैन्य तानाशाही सरकार की सत्ता परिवर्तित हुई तो 1991 में इस संगठन TPLF संगठन के जो नेता थे मिल्स जेनावी, जो मुख्य नेता थे, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और 4 साल बाद 1995 में वे इथियोपिया के पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए। मिल्स जेनावी वर्ष 2012 तक सत्ता में रहे, 1991 से 2012 तक, मतलब ये 21 साल तक सत्ता में रहे और इन्हें इथियोपिया की निर्जातीय संघीय व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ के निर्जातीय मतलब यहाँ पे जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मिल्स जेनावी जो थे, वहाँ के जनजातीय लोगों को इकट्ठा करके एक संघ बनाया था, तो मिल्स जेनावी को निर्जातीय संघीय वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं इस संघर्ष के पृष्ठभूमि की। सैन्य तानाशाही समाप्त होने के बाद इथियोपिया में सरकार चलाने के लिए मिल्स जेनावी द्वारा इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक गठबंधन बनाया गया था। हालांकि समय के साथ मिल्स जेनावी और उनकी सरकार पर सत्तावादी होने का आरोप भी लगे और कई क्षेत्रों में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए। मिल्स जेनावी के बाद भी ये प्रदर्शन जारी रहे। जब 1991 में सैन्य तानाशाही समाप्त हुआ, उसके बाद मिल्स जेनावी जो राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने एक नया संगठन बनाया। वही संगठन का मतलब संगठन को गठबंधन बनाया। उसका नाम क्या था? इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, EPRDF नाम से बनाया। और उसके बाद ये पार्टी सत्ता में आई। पहले जो संघर्ष की थी TPLF जो संघर्ष की थी सैन्य तानाशाही को हटाने के लिए, तो उसके जो मुख्य नेता थे जो मिल्स जेनावी थे, जो मुख्य नेता थे, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट EPRDF नाम से संगठन बनाया। उसका गठबंधन बनाया, संगठन को गठबंधन बनाया। और इसके बाद से मिल्स जेनावी लगातार सत्ता में बने रहे और उनकी सरकार पर वहाँ के लोग उबने लगे और उन्होंने मिल्स जेनावी को सत्तावादी और उनकी सरकार को सत्तावादी कहा, मतलब ये लोग सत्ता के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसके बाद इसके लिए मतलब विरोध होने लगा, कई क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ विरोध होने लगा। और जब मिल्स जेनावी के बाद भी यह प्रदर्शन जारी रहा, मतलब 2012 तक मिल्स जेनावी थे, उसके बाद भी जो सत्ता में आए उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। यद्यपि इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के गठबंधन में कई सारे निर्जातीय समूह शामिल थे, किंतु इसके बावजूद टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट इस गठबंधन में एक बड़ा राजनीतिक समूह बना हुआ था। यद्यपि जो गठबंधन बना था पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इथियोपिया, इसमें कई जनजातीय समूह शामिल थे, कई जनजातीय संगठन शामिल थे, जिसमें TPLF यहाँ का टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट मुख्य था। यह एक मुख्य राजनीतिक समूह था। वर्ष 2018 में बढ़ते विरोध और राजनीतिक गतिरोध के बीच इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट EPRDF ने सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी अभी अहमद का चयन किया। 2018 में बढ़ते विरोध और राजनीतिक गतिरोध के बीच इथियोपिया ने एक बार फिर से जो सैन्य खुफिया अधिकारी अभी अहमद का चयन किया। यहाँ की पार्टी ने EPRDF ने सरकार के नेतृत्व के लिए फिर से सैन्य अधिकारी मतलब सैन्य तानाशाह का चयन किया, लेकिन ये तानाशाह नहीं है। वैसे तो इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कई वर्षों तक स्थायी सरकार प्रदान की और इथियोपिया के आर्थिक विकास में भी काफ़ी वृद्धि किया है, किंतु इस दौरान इथियोपिया की निर्जातीय संघीय व्यवस्था की आलोचना काफ़ी तेज हो रही है। वैसे जो यह संगठन है, जो यह गठबंधन है, इसने आर्थिक विकास तो बहुत किया, लेकिन जो वहाँ की निर्जातीय संघीय व्यवस्था थी, जनजातीय संघीय व्यवस्था थी, उसकी बहुत आलोचना हुई। इथियोपिया की निर्जातीय संघीय व्यवस्था क्या है? जो आंकड़े बताते हैं कि टाइग्रे लोग इथियोपिया की कुल आबादी का 6% है और इनका राजनीतिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, जबकि ओरोमो और अम्हार जनजातीय लोगों की संख्या कुल आबादी की क्रमशः 34% और 27% है। ओरोमो लोग 34% हैं, अम्हार लोग 27% हैं। इस तरह इथियोपिया में ओरोमो और अम्हार निर्जातीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इथियोपिया में ओरोमो और अम्हार लोगों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है।
हालांकि वर्ष 2018 से पूर्व इथियोपिया की शीर्ष सत्ता की बात करें तो टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के कारण उसमें टाइगर लोक संख्या सबसे अधिक थी। यही कारण कि प्राय ओरोमो लोगों द्वारा सरकार पर उन्हें हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाया जाता है और बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। टाइग्रेन लोग 6% थे, लेकिन उनका सरकार में प्रतिनिधित्व इस पार्टी टीपीएलएफ पार्टी की वजह से सबसे ज़्यादा था। और जो वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग थे ओरोमो और अम्हार लोग, इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था। तो ओरोमो लोगों की मांग थी कि सरकार में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि जो टाइग्रेन सरकार थी वह इनको हमेशा हाशिए पे रखती थी। अब बात करते हैं संघर्ष की शुरुआत कब से हुई। वर्ष 2018 में जब अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने इथियोपिया के शीर्ष प्रशासन में टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। टीपीएलएफ, जिसकी जनसंख्या 6% है लेकिन प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था, तो इसको रोकने के लिए मतलब और लोगों जो वहाँ के और जनजाति लोग हैं उनको बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए, उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद हुए, उन्होंने 2018 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अबी अहमद जो कि इथियोपिया के पहले ओरोमो नेता हैं, ने टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के सदस्यों को प्रमुख सरकारी पदों से हटा दिया। अबी अहमद ओरोमो नेता हैं, ओरोमो जनजातीय समूह से हैं और उनका प्रतिनिधित्व 34% है। ओरोमो का प्रतिनिधित्व 34% है। वहाँ उसी के नेता हैं अबी अहमद। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टाइग्रेन लोगों को बाहर कर दिया। टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के जो प्रमुख सरकारी पदों थे उनको बाहर कर दिया और ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया जिन्हें टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा कैद किया गया था। मतलब टाइग्रेन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिन ओरोमो लोगों को या ओरोमो नेता को गिरफ्तार किया था, उनको सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा दिया गया, सबको छोड़ दिया गया और टाइग्रेन लोगों को मुख्य सरकारी पदों से हटा दिया गया। साथ ही उन्होंने मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करने का भी वादा किया और उन्होंने कहा कि मीडिया भाई स्वतंत्र रहेगी, हम भी स्वतंत्र रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने एरिट्रिया के साथ भी शांति स्थापित की, जिसके संबंध टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के साथ कुछ अच्छे नहीं थे। ज्ञात हो कि एरिट्रिया इथियोपिया के टाइगर क्षेत्र के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। इसके अलावा उन्होंने एरिट्रिया इथियोपिया का पड़ोसी देश था, मतलब है एरिट्रिया, इसके साथ भी शांति संबंध स्थापित किए। लेकिन जो पहले टाइग्रेन सरकार थी और टाइग्रेन क्षेत्र से एरिट्रिया जुड़ता है और टाइग्रेन लोगों का एरिट्रिया से दुश्मनी है। लेकिन जो ओरोमो नेता सत्ता में आए तो उन्होंने एरिट्रिया के साथ मित्रता कर ली। अबी अहमद के मुताबिक उनके द्वारा उठाए गए कदमों का उद्देश्य किसी एक समूह को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य इथियोपिया में शक्ति संतुलन स्थापित करना है और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, उनका कहना है कि जो उन्होंने जो भी कदम उठाया है उसका मकसद ये नहीं है कि टाइग्रेन लोगों को सत्ता से बाहर कर दो। उसका मकसद है कि बाकी जितने लोग बचे हुए हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और दूसरा मकसद ये है कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बनाए रखें, दुश्मनी नहीं। हालांकि कई टाइग्रेन लोग और स्वयं टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट अबी अहमद के इन कदमों को सतर्कतापूर्ण दृष्टि देखता है और इसी कारण नृजातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र काफ़ी अशांत हो गया है। लेकिन जो टाइग्रे लोग हैं वह अबी अहमद के इस कदम को शत्रुता की दृष्टि, मतलब कटीली दृष्टि देख रहे हैं। ऐसे उनको लग रहा है कि अबी अहमद उनके खिलाफ कुछ गलत ही कर रहे हैं। तो इसके कारण जनजातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस संघर्ष के प्रभाव पर। यदि इथियोपिया की सरकार और टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट टीपीएलएफ के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया के पड़ोसी देशों पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि इथियोपिया की सरकार मतलब अबी अहमद और टाइग्रेन लोगों में बीच सैन्य संघर्ष अगर लंबे समय तक चलता रहा तो इसका प्रभाव अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में इथियोपिया और उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिल सकता है। टाइगर क्षेत्र से अपनी निकटता के कारण इस संघर्ष सबसे अधिक प्रभाव इथियोपिया के पड़ोसी देश पर हो सकता है। टाइगर क्षेत्र से अपनी निकटता के कारण इस संघर्ष सबसे अधिक प्रभाव एरिट्रिया पर हो सकता है, जो इथियोपिया का पड़ोसी देश है। टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के कई वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने वर्ष 1998 और वर्ष 2000 के बीच एरिट्रियाई इथियोपिया युद्ध में भाग लिया था, अब एरिट्रिया के साथ समझौते से खुश नहीं हैं। 1998 से 2000 के बीच में इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से कई टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, इन्होंने इसकी मित्रता को शत्रुता की निगाह से देखा है। मतलब जो मित्रता हुई है
अबी अहमद मतलब इथियोपियाई सरकार में और एरिट्रिया में, अबी अहमद और एरिट्रिया में जो मित्रता हुई है, टाइग्रेन अधिकारी थे 1998 और 2000 के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो शत्रुता की निगाह से देखते हैं, मतलब खुश नहीं हैं। चूँकि इथियोपिया का मिस्र और सूडान जैसे कई देशों के साथ तनाव चल रहा है, इसलिए यदि यह संघर्ष आगे बढ़ता है तो इन देशों द्वारा टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के विद्रोही को पनाह दी जाती है और इसके कारण इस क्षेत्र में खासतौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता आ सकती है। चूँकि इथियोपिया का मतलब उसके पड़ोसी देश मिस्र और सूडान जैसे कई देशों के साथ तनाव चल रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, पड़ोसी देश कौन चक्कर में रहा थे कि देश में जो विरोधी दल रहा थे वही समर्थन करा थे। जैसे भारत में पाकिस्तान और चीन वाले आतंकवादी भेज जाते हैं, वैसे हुआ इथियोपिया में सूडान और मिस्र हुआ के टाइग्रेन लोगों को मदद करी है। अब बात करें इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है जो कि चारों ओर भूभाग से घिरा हुआ है, भू सीमा से घिरा हुआ है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में इथियोपिया एक देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है, मतलब भू स्थित देशों से घिरा हुआ है। जैसे बहुत सारे देश आप देख रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, जो कुछ न कुछ भाग समुद्र से घिरा हुआ होता है। लेकिन आप कुछ देशों को देखते हैं जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, जो समुद्र से बहुत दूर हैं। तो उसी तरह इथियोपिया भी समुद्र से बहुत दूर है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सभी देशों जैसे एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया तथा केन्या और सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब उस क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है जिसमें एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया तथा केन्या और सूडान इतने देश आते हैं और सबके साथ अपनी सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर अफ्रीका के प्रायद्वीप को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जो पूर्वोत्तर अफ्रीका है इसके प्रायद्वीप को, मतलब प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। जैसे भारत में अगर देखें तो भारत का दक्षिणी पठार जो है प्रायद्वीप है, मतलब तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब त्रिभुज है। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है अफ्रीका का, उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, और पूर्वोत्तर अफ्रीका का। और यह कभी कभी सोमालिया प्रायद्वीप कहा जाता है। यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के सामने स्थित है। या कभी कभी सोमालिया प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं तथा कभी कभी सूडान और केन्या कुछ हिस्से भी शामिल किए जाते हैं। मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं और कभी कभी सूडान और केन्या के कुछ हिस्से भी शामिल किए जाते हैं। इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और जनसंख्या के मामले में वह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इथियोपिया जो है वो अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। मतलब स्वतंत्र देशों की बात करें तो सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। और जनसंख्या का देखो भाई, तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जैसे एशिया में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, उसी तरह अफ्रीका में इथियोपिया है। बात करते हैं आगे की। अब आगे हुए का संभव है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद इस सैन्य कार्रवाई के माध्यम से टाइगर क्षेत्र के विद्रोही नेताओं को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि सैन्य अभियान के माध्यम से निर्जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष को दबाया जरूर जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब जरूरी यह है कि इथियोपिया प्रधानमंत्री जो हैं अबी अहमद, वह सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो टाइगरी अधिकारी हैं, टाइगरी नेता हैं, उनको दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े मतलब विद्वान हैं, ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से, सैन्य संघर्ष के माध्यम से सिर्फ दबाया जा सकता है, संघर्ष को दबाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के बजाय इथियोपिया की सरकार को वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, खासतौर पर टाइग्रेन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और देश में सख्त संतुलन स्थापित करते हैं तो साथ बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी देश को अपने ही देश के लोगों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके संघर्ष के विरुद्ध एक समझौता करना चाहिए जिससे बातचीत के रास्ते से निकल सके और सख्त संतुलन स्थापित रहे। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।